सो गाइस, आज हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 है। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक जो कि ग्रेविटेशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर 3 टॉपिक्स दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटेशन। नंबर 1 इज स्टार्स, तारे। इफ यू टॉक अबाउट स्टार्स, तारे, तो स्टार्स जो होते हैं तारे ऐसे आकाशीय पिंड हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द स्काई जिनमें अपनी खुद की लाइट होती है। मीन्स ये अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, लाइट जनरेट करते हैं। नंबर 2, प्लैनेट्स, ग्रह। प्लैनेट्स जो होते हैं ग्रह, ये ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द स्काई जो किसी स्टार्स के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मीन्स ये किसी तारे की परिक्रमा कर रहे होते हैं। मीन्स ऐसी बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स जो किसी तारे के चारों ओर घूम रही होती हैं, दोज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ग्रह। नंबर 3 टॉपिक इज सैटेलाइट, उपग्रह। सैटेलाइट या उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट सैटेलाइट, उपग्रह, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं। नंबर 1, नेचुरल, प्राकृतिक। नंबर 2, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। नंबर 1 इज नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह। नेचुरल सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह का एग्जाम्पल है मून, चंद्रमा। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। नंबर 2, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह ह्यूमन मेड होते हैं, मीन्स ये मानव निर्मित होते हैं। इनको अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए, अलग अलग उद्देश्यों से इसको अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया जाता है स्पेस में। ये कुछ इस शेप में दिखते हैं। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट। हमारे सबसे ज्यादा पास का जो स्टार है, तारा है, दैट इज सन, सूर्य। सूर्य हमारे सबसे ज्यादा निकट का तारा है, सबसे ज्यादा करीब का स्टार है। सन और प्लैनेट्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, दैट इज नोन एज सोलर सिस्टम, सौर मंडल। ये हमारा सौर मंडल है, ये हमारा सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम में बीच में होता है सेंटर में सूर्य, सन, और प्लैनेट्स उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं। सोलर सिस्टम, सौर मंडल में फर्स्ट पोजीशन पर जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है, परिक्रमा करता है, दैट इज मरकरी, बुध। नंबर 2 पोजीशन पर आता है वीनस, शुक्र। और नंबर 3 पोजीशन पर आती है हमारी पृथ्वी, अर्थ। 4th पोजीशन पर होता है मार्स, मंगल। और 5th पोजीशन पर होता है जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर जो कि सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है। 6th पोजीशन पर आता है सैटर्न, शनि, जिसमें इसके चारों ओर एक रिंग होती है, एक छल्ला बना होता है। 7th पोजीशन होती है यूरेनस, अरुण। 8th पोजीशन का प्लेनेट है नेपच्यून, प्लूटो। पहले 9 नंबर पर प्लूटो जो कि एक प्लेनेट माना जाता था, लेकिन इसका साइज स्मॉल होने के कारण इसको प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये भी जो है सोलर सिस्टम में सन के अराउंड 9 पोजीशन पर मूव करता है। तो सन और प्लैनेट्स मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम। ये हमारा सोलर सिस्टम है। जिस तरह से सन एक स्टार है जो अर्थ के सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा निकट है, इसी तरह से आसमान में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। देयर आर टू मेनी स्टार्स इन द स्काई। और हर एक स्टार का अपना एक सोलर सिस्टम होता है। जैसे सन एक स्टार है, इसका अपना एक सोलर सिस्टम है, तो बाकी के जो स्टार्स हैं उनका भी सबका अपना एक सोलर सिस्टम होता है। बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर बनाते हैं गैलेक्सी, आकाशगंगा। और हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में, जिस आकाशगंगा आता है, दैट इज नोन एज मिल्की वे, मंदाकिनी। तो फर्स्ट टॉपिक था सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सोलर सिस्टम, सन जो कि एक स्टार है और उसके चारों ओर प्लैनेट्स जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं,
इन सब से मिलकर बना होता है। तो मैंने तुम्हें बताए थे 3 टॉपिक, स्टार्स तारे, प्लैनेट्स ग्रह, सैटेलाइट उपग्रह। तो स्टार्स तो ऐसे आकाशीय पिंड हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें अपनी खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जांपल सन, सूर्य। सन जो है सूर्य, ये अपनी खुद की लाइट जनरेट करता है, अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है। वो सभी बॉडीज जो स्टार के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं उन्हें कहते हैं प्लैनेट, ग्रह। तो ये सब प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं। इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जो किसी प्लेनेट के चारों ओर मूव कर रही होती हैं, मीन्स किसी प्लेनेट की परिक्रमा कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ इज अ प्लेनेट, पृथ्वी एक ग्रह है और इसके चारों ओर जो रिवॉल्व करता है दैट इज मून, चंद्रमा। चंद्रमा एक ऑब्जेक्ट है, एक मून है, सॉरी एक वस्तु है जो अर्थ जो कि एक प्लेनेट है उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स या वस्तुएं जो किसी प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं दैट इज नोन एज सैटेलाइट, उपग्रह। तो चंद्रमा जो है मून एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, लेकिन ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। देयर आर टू मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी भी बॉडीज हैं जिन्हें अर्थ के सरफेस से अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए भेजा गया है स्पेस में। उन्हें कहते हैं कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, सो नंबर 2 टॉपिक, नंबर 1 टॉपिक दैट इज, so it has been finished. एक और टॉपिक जो कि ग्रेविटेशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज इलिप्स, दीर्घवृत्त। अगर हमारे पास कोई सर्किल है, वृत्त, सर्किल वृत्त, तो सर्किल एक राउंड शेप होती है जो कि एक रिंग के जैसा होता है। जो पॉइंट बीचों बीच होता है उसे कहते हैं सेंटर, केंद्र। तो अगर हमारे पास कोई सर्किल है, कोई वृत्त है, और इस सर्किल को, इस वृत्त को हम ऊपर और नीचे से थोड़ा कंप्रेस कर दें, दबा दें, तो ये कुछ इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसे ऊपर और नीचे से थोड़ा सा अगर कंप्रेस करते हैं तो ऊपर और नीचे से कंप्रेस करने पर ये लेफ्ट और राइट से थोड़ा बाहर निकल जाएगा, आउट आउट चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसे कहते हैं इलिप्स, दीर्घवृत्त। इलिप्स का भी जो बीचों बीच का पॉइंट होता है उसे कहते हैं सेंटर, केंद्र। सेंटर से जाने वाली स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, सेंटर से जाने वाली स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा कहलाती है मेजर एक्सिस। दीर्घ अक्ष, सेंटर से मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस को, दूरी को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेंटर से एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घ अक्ष, और इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। अगर इस साइड स्मॉल है तो इस साइड भी क्या होगा, स्मॉल ए। स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए मिलकर हो जाता है 2a। मीन्स जो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है वो होती है 2a, और सेमी मेजर एक्सिस अर्ध दीर्घ मीन्स हाफ मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है a। अब अगर हम सेंटर से सेमी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लें जो कि इलिप्स के एंड पॉइंट्स को मिलाए आपस में, तो इसको कहते हैं माइनर एक्सिस।
लघु अक्ष। जिस तरह से सेमी मेजर एक्सिस अर्ध दीर्घ अक्ष की लेंथ होती है स्मॉल है, तो ठीक उसी तरह से सेमी माइनर एक्सिस अर्ध लघु अक्ष मींस सेंटर से एंड पॉइंट तक की जो ये डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो अगर ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगी बी। बी प्लस बी मिलकर बन जाएगा 2b। मीन्स जो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है, लघु अक्ष की लंबाई होती है वो होती है 2b, एंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होती है वो होती है 2a। मीन्स एंड पॉइंट से के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है और इन एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2b। और सेमी मेजर एक्सिस अर्ध दीर्घ अक्ष सेंटर से एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस। इलिप्स में ही सेंटर से दोनों ओर बराबर डिस्टेंस पर दो पॉइंट होते हैं। दीज टू पॉइंट्स नोन एज फोकस, नाभि, और इन फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं F1 और F2 से। F रिप्रेजेंट द फोकस, नाभि। मींस एक इलिप्स में सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर दो फिक्स पॉइंट होते हैं, दीज आर नोन एज फोकस, नाभि। और क्योंकि ये दो फोकस हैं तो पहले फोकस को F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे फोकस को F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इलिप्स की शेप में मूव कर रही है, मींस इलिप्स वाले पाथ पर मूव कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो पाथ होता है उसको कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक थे ग्रेविटेशन को समझने के लिए। अब हम आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया है कि स्काई में, स्पेस में, अंतरिक्ष में थ्री टाइप्स की बॉडीज होती हैं, तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, तारे, ग्रह और उपग्रह। और ये तारे और ग्रह, स्टार और प्लैनेट्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे कहते हैं सोलर सिस्टम, सौर मंडल। तो केपलर ने हमारा जो कि सोलर सिस्टम है जो सूर्य, सन और प्लैनेट से मिलकर बना है, उसमें प्लैनेट्स की मोशन को एक लंबे टाइम तक स्टडी किया। मींस उन्होंने एक सेल्फ मेड टेलीस्कोप से कुछ टाइम तक प्लैनेट्स के मूवमेंट को देखा और उसके बेस पर उन्होंने कुछ लॉज दिए, कुछ नियम दिए जिन्हें कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम। मतलब उन्होंने ग्रहों की गति का अध्ययन करके, प्लैनेट्स की मोशन को स्टडी करके, मींस उनको कुछ टाइम तक देखकर कुछ नियम दिए जिन्हें कहते हैं केपलर्स लॉ, केपलर के नियम। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉ। केपलर ने तीन नियम दिए जिसमें से पहला नियम है नंबर 1, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षाओं का नियम। लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षाओं का नियम। तो केपलर ने प्लैनेट्स की मोशन से रिलेटेड जो फर्स्ट लॉ दिया, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षाओं का नियम। इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, केपलर ने बताया कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड, सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है। और जैसे कि ये एक प्लेनेट है और ये सन है, तो ये जो प्लेनेट है ये सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ
दीर्घवृत्ताकार पथ पर मूव कर रहा है। और बताया कि ये जो सन होता है, सूर्य, ये इस इलिप्स के, इस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। देयर आर टू फोकस ऑफ इलिप्स, F1 एंड F2। मींस इलिप्स के दो फोकस होते हैं। सेंटर से जाने वाली स्ट्रेट लाइन कहलाती है मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो कि सेंटर से पास होती है उसको कहते हैं माइनर एक्सिस। सेंटर से मेजर एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स होते हैं, दोज आर नोन एज फोकस, नाभि, F1 और F2। तो केपलर ने बताया कि कोई भी प्लेनेट, कोई भी ग्रह जब सन के अराउंड सूर्य के चारों ओर मूव करता है तो वो एक एलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है, एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। और सन जो होता है, सूर्य, वो इस इलिप्स के किसी एक फोकस पर प्रेजेंट होता है, किसी एक फोकस पर स्थित होता है। ओके, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षाओं का नियम, जो कि पहला नियम है। नंबर 2, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, केपलर सेकेंड लॉ, केपलर का दूसरा नियम है क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस नियम के अनुसार, जब कोई प्लेनेट किसी स्टार के चारों ओर एलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टार है और ये स्टार के चारों ओर एलिप्टिकल पाथ है जिसमें कोई प्लेनेट मूव कर रहा है, तो केपलर ने बताया कि अगर हम इस प्लेनेट को इस स्टार से एक स्ट्रेट लाइन द्वारा मिला दें, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, सपोज दैट इस जो प्लेनेट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अभी ये इस पोजीशन में जब ये मूव कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद ये किसी दूसरी पोजीशन में चला जाएगा। मान लेते हैं कि अब ये इस पोजीशन में आ गया। ओके, तो केपलर ने बताया कि जब कोई प्लेनेट किसी स्टार के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है, तो स्टार को प्लेनेट से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो भी उसके साथ साथ मूव कर रही होती है। और जब ये लाइन मूव कर रही होती है तो ये लाइन कुछ एरिया ऑक्युपाई करती है, कुछ क्षेत्रफल घेर लेती है। तो ये जो लॉ है इसी एरिया के बारे में है, इसी क्षेत्रफल से रिलेटेड है। तो केपलर ने बताया कि किसी प्लेनेट को स्टार से मिलाने वाली जो लाइन होती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया ऑक्युपाइड करती है, मतलब समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल घेरती है। सपोज दैट ये प्लेनेट इस पोजीशन से इस पोजीशन आने में, इस पोजीशन में आने में 5 डेज का टाइम लेता है। कुछ टाइम के बाद ये मूव करता करता किसी और पोजीशन में चला जाता है, और मान लेते हैं कि इस पोजीशन से 5 डेज के बाद इस पोजीशन पर आ जाता है। तो अगर हम प्लेनेट को स्टार से मिलाएंगे और वापस इस पोजीशन में प्लेनेट से मिलाएंगे, तो प्लेनेट को स्टार से जो मिलाने वाली लाइन है वो इस 5 डेज के टाइम इंटरवल में, सपोज दैट ये जो टाइम इंटरवल है मींस इस पोजीशन से इस पोजीशन पर प्लेनेट पहुंचने में 5 डेज का टाइम ले रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ केपलर, लॉ ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के नियम के अनुसार, 5 डेज के टाइम में ये जो एरिया ऑक्युपाई करेगा ना, मींस प्लेनेट को स्टार से मिलाने वाली जो लाइन है, नेक्स्ट 5 डेज में जो ये एरिया ऑक्युपाई करेगी ये पहले वाले एरिया के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के नियम के अनुसार, प्लेनेट को स्टार से मिलाने वाली लाइन सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम एरिया ऑक्युपाई करती है। जरूरी नहीं हम टाइम 5 डेज का लेंगे, 10 डेज, 30 डेज, 50 डेज, कितना भी टाइम ले सकते हैं। अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल के दो अलग अलग एरियाज लेंगे तो प्लेनेट को स्टार से मिलाने वाली लाइन सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम एरिया ऑक्युपाई करती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम, जो कि केपलर का सेकंड लॉ है, दूसरा नियम है। थर्ड लॉ, तीसरा नियम, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इसे कहते हैं आवर्तकाल का नियम। सपोज दैट यहाँ कोई स्टार है और एक प्लेनेट है जो इस स्टार के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है। एज आई टोल्ड यू, इलिप्स का अपना एक सेंटर होता है, सेंटर से जाने वाली स्ट्रेट लाइन कहलाती है मेजर एक्सिस,
मेजर एक्सिस के सेंटर से मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और सेमी मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि कोई प्लेनेट है जो कि इस पोजीशन में है और ये स्टार के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। तो कोई भी प्लेनेट किसी स्टार के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, उसको कहते हैं आवर्तकाल। और टाइम पीरियड आवर्तकाल को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के बेस पर केपलर ने शो किया कि किसी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होता है ना, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर इस सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड, आवर्तकाल का नियम। सो दीज आर थ्री लॉज ऑफ केपलर्स प्लेनेटरी मोशन। मींस केपलर ने प्लैनेट्स की मोशन को स्टडी करके थ्री लॉज दिए। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ एरिया, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ओके, इट इज फिनिश्ड।